अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा गालिबन फोर्थ लेक्चर है, इसमें हम लोग जीके को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें जीके को जो है वो हम तमाम डायमेंशंस के साथ कवर करें। यानी कभी आपके पास जो है वो पाक स्टडीज का क्वेश्चन आ रहा है, कभी आपके पास जो है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें आप तमाम डायमेंशंस आपकी जो है वो कवर हो रही होती है। इसको हम 360 डिग्री अप्रोच कहते हैं। 360 डिग्री, इसमें एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन होती है आपकी। अगर आप इसको, ये जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप इस तरह से जो है वो हर पेपर को कर लें, तो मेरा ख्याल है कि आपकी किताब खत्म होने से पहले पहले जो है वो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। हु टुक द ओथ फ्रॉम कायदे आजम एज गवर्नर जनरल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 30। तो इसमें अब्दुल रशीद है, ये जस्टिस मियां अब्दुल रशीद थे असल में, और ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। और इसे पाकिस्तान बनने से पहले ना ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सीजे ऑफ LHR, लाहौर हाई कोर्ट। और इन्होंने जो है वो हल्फ लिया था कायदे आजम से। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। जियाउल हक डिसमिस द गवर्नमेंट ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑन May 29, 1988। 1988 की अगर आप बात करें तो ये मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट थी, जिसका तख्ता उल्टा था इन्होंने, क्योंकि इससे पहले इन्होंने 8वीं तरमीम जो है वो कर चुके थे, 8th अमेंडमेंट जो है वो कर चुके थे आइन में, जिसके तहत इन्होंने प्रेसिडेंशियल पावर्स ले ली थी कि उसके तहत ये असेंबलियां बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, 8वीं तरमीम के तहत इन्होंने असेंबलियों को बर्खास्त करने की जो पावर है वो ले ली। इसी तरह से इसके जो जिया का प्लेन क्रैश है उससे रिलेटेड भी जो डेट है वो आपसे अक्सर पूछ लेते हैं। जिया का जो है वो प्लेन क्रैश जो है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। और इसकी डेट क्या थी? इसकी डेट थी जी 17 अगस्त 1988। प्लेन क्रैश 17 अगस्त 1988। जस्टिस मियां अब्दुल रशीद है, सी ऑप्शन है जस्टिस मियां अब्दुल रशीद के। हु टुक द ओथ फ्रॉम कायदे आजम, किसने कायदे आजम से जो है वो ओथ लिया था। इसी तरह से जो जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराई थी ना, तो वो बेटा 77 था, 5 जुलाई 1970। और जो भुट्टो साहब को उन्होंने हैंग किया था वो डेट क्या थी? वो डेट थी 4 अप्रैल 1979। 4 अप्रैल, ये डेट्स आप अपने पास आप लोगों ने नोट कर लेनी है। ये वो सवालात है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव्ड बाय। किसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो मूव की थी? तो ये थे AK फजलुल हक। और इनका ताल्लुक क्या था? इनका ताल्लुक कहाँ से था? बांग्लादेशी या बंगाल से इनका ताल्लुक था। ये बंगाल से जो है मुस्लिम लीग के लीडर थे। और सर जफरुल्लाह खान का इसमें क्या रोल था? सर जफरुल्लाह खान ने क्या किया था? इसका टेक्स्ट प्रिपेयर किया था। अच्छा, ये जो हमारी पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, ये कब पेश की गई थी? ये पेश की गई थी 22 मार्च, 22 मार्च। और ये अप्रूव कब हुई थी? ये अप्रूव हुई थी 23 मार्च। साल कौन सा था? साल था बच्चों ये 1940 का। ये आप लोगों ने नोट कर लेना, 1940 का साल था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? एवरीडे साइंस है। कहता है इन फूड वेब हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। एक लेवल से दूसरे लेवल पे कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे है सबसे पहले प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाएगा? प्लांट्स को खाएगी बकरी। ठीक है, या फिर हिरन खाएगा उसको। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं प्लांट को गॉड ने खाया, और गॉड को जो है वो किसने खाया? टाइगर ने। अब वो ये कह रहा है कि अगर प्लांट्स के अंदर जो है वो फॉर एग्जाम्पल 3000 कैलोरीज थी। ठीक है, 3000 हम कैलोरीज की बात करते हैं, तो जब बकरी ने उसको खाया तो वो बकरी तक कितनी पहुंची? इसका 10%, यानी कि 300। और जब टाइगर ने बकरी को खा लिया तो उस तक कितनी पहुंची? इसका 300 का 10%, यानी कि 30 कैलोरीज। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ से जो ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे आप हायर करते हैं वैसे वैसे सिर्फ 10% जो है वो आगे ट्रांसफर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर है ओनली 10%। उसके बाद आ जाता है 34, विच इज द फंडामेंटल, विच इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो कौन सा नहीं है? न्यूट्रॉन जो है ना वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है। ये नीचे इनकी जो है वो डिटेल लिखी हुई है, एक दफा आप पढ़ लीजिएगा, आप मजा आता। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी 35। इन एन इलेक्ट्रॉनिक कार द वोल्टेज जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन दैट अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज इज नोन एज। ये बैक EMF होता है। बैक EMF क्या है? बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको क्या कहते हैं? बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। वो कहते हैं जब एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो ऑपरेट करती है तो उसके साथ साथ कौन सी जो है वो फोर्स जनरेट होती है, तो उसको बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, बैक EMF। बाकी इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, आसान सी है, ये इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। जो मेन जो चीज है उस पर हम आते हैं जी। इसके बाद हमारा है बेसिक कंप्यूटर। विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करंटली। एक मिनट, लोगों को इंटर कर। अच्छा जी, ये कहता है कि विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करंटली प्रोसेसिंग बाय CPU। करंटली प्रोसेसिंग बाय CPU, यानी कि वो कहता है कि CPU जो करंटली काम कर रहा होता है
वो डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है या कहाँ पे प्लेस होता है। अच्छा भाई याद रखिएगा, आपके पास जो रैम है ना, रैम वो ऐसे ही है जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर होता है, ठीक है। तो प्रोसेसर ने जो भी काम करना होता है वो रैम पे रख के करना होता है, रैम पे रख के, ठीक है। जो भी डाटा है वो रैम के ऊपर प्लेस होता है और उसके ऊपर क्या कर रहा होता है, सीपीयू वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ बात हो रही है करंटली प्रोसेसिंग बाय सीपीयू की। तो मास स्टोरेज क्या होती है? मास स्टोरेज तो हो नहीं सकती, मास स्टोरेज जो है वो तो हार्ड ड्राइव है, ठीक है। मास स्टोरेज किसे कहते हैं? हार्ड ड्राइव को। इसके बाद ये क्या है, ये इंटरनल मेमोरी यहाँ पे हो सकता है। सिर्फ इंटरनल मेमोरी का मतलब क्या है कि ये जो है वो आपकी रैम है। जो भी डाटा आपका प्रोसेसर काम कर रहा होता है, जिस डाटा के ऊपर, वो कहाँ पे लोड होता है, वो रैम के ऊपर लोड होती है, आपकी रैम आएगी। इसी तरह से अब देखें, इसमें एक नॉन वोलेटाइल की उसने बात किया। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी हार्ड ड्राइव को ही कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब हार्ड ड्राइव, ऐसी मेमोरी जो कि रेज नहीं होती है। रैम जो होती है ना, वो वोलेटाइल होती है। जैसे ही आपने अपना पीसी या अपना लैपटॉप जो है वो शट डाउन किया, वैसे ही जो है वो डाटा वहां से वाइप आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं और उसके साथ ही जो है वो अचानक बिजली चली जाए, आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, अगर कंप्यूटर की आप मिसाल दें, तो जब आप दोबारा कंप्यूटर को जो है वो जब लाइट आएगी और ऑन करेंगे, तो क्या आपका जो डाटा है, जो आपकी जो गेम है, वो वहीं से स्टार्ट होगी? नहीं, आपकी जो गेम है वो डाटा वो गया, ठीक है। जितनी आपने खेल ली वो खेल ली, बेशक आप जो है गेम के एंड तक पहुंचे हुए थे, लेकिन वो दोबारा से शुरू से स्टार्ट होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आमतौर पर रूटीन में वो स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि रैम के ऊपर डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, लेकिन हार्ड ड्राइव के ऊपर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। उसके बाद है जी पी रोम मेमोरी, यहाँ पे उसमें जिक्र किया हुआ है। क्या है? पी रोम। अब पी रोम के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। रोम, अच्छा, एक होता है रोम, एक होता है पी रोम। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना, दोनों को समझाने के लिए। रोम, एक होता है रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एक होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोनों में फर्क क्या है? अच्छा भाई, रीड ओनली मेमोरी जो है ना, ये क्या करती है कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब मैं आपको आरओएम का बता रहा हूँ, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी का। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दी जाती हैं। यानी जब इस रीड ओनली मेमोरी को बनाया जाता है ना, उस टाइम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दी जाती हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस किससे रिलेटेड होती हैं? वो कंप्यूटर के स्टार्टअप से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। कि कंप्यूटर जो है उसको स्टार्ट कैसे करना है। आपका कंप्यूटर जो है, जैसे ही आप बटन दबाएंगे उसको ऑन करने के लिए पावर का, तो उसने इसको ऑन कैसे करना है, ठीक है। और ये जो है ये चेंजेबल नहीं होती। पी रोम जो है वो क्या है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुड नॉट बी चेंज। अच्छा, अब जो पी रोम होती है ना, ये क्या है? प्रोग्रामेबल। ये वन टाइम यूज के लिए होती है। तो वन टाइम, एक दफा जो है वो आप इस पे राइट कर सकते हैं। और ये किसके जरिए होता है? पी रोम प्रोग्रामर होता है, उसके जरिए। किसके जरिए करते हैं आप? ये होता है, इधर लिख देता हूँ, रोम प्रोग्रामर। इसके जरिए आप इसको एक दफा राइट कर सकते हैं। इस पे भी उसी तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती है, लेकिन आप ये खुद कर सकते हैं। वो जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहले से करके भेजती है। रोम में पहले से होती है, ठीक है। पी रोम में आप जो है वो अपने कंप्यूटर के थ्रू एक बार जो है वो जस्ट इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होता। तो ये था जी रोम, पी रोम, मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, जिसको मैंने आपको बड़ी डिटेल के अंदर बताया। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी आ जाता है कि वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। ये सवाल जो है वो आपसे पूछा जाना है। वोलेटाइल, वोलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है? जो इरेज हो जाए, ठीक है, जो क्या हो, इरेज हो जाए। और एक होती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल ये कौन सी होती है? जो कि इरेज ना हो, यानी जब पावर जो है वो खत्म हो तो वो इरेज ना हो। बल्कि अब इसकी मिसाल क्या है नॉन वोलेटाइल की? आपकी हार्ड ड्राइव है। अगर अगर पावर खत्म हो जाए, तो फिर आपने हार्ड ड्राइव के ऊपर जो सॉन्ग्स वगैरह या कोई मूवी आपने रखी हुई है या आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, क्या वो खत्म हो जाते हैं? नहीं, ठीक है, वो रेज नहीं होते, बल्कि वो वहां पर मौजूद रहते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। इसी तरह से ये जो है, ये वोलेटाइल मेमोरी की मिसाल क्या है? आपकी रैम है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रैम जो है वो किस तरह से वोलेटाइल होती है। ये बड़ा बड़ा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछ। अच्छा भाई बच्चों, इसके बाद आ जाता है द नेम ऑफ द वेब पेज इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट रिसोर्सेज बाय। कहता है वेब पेज का जो नेम है, नेम ऑफ वेब पेज इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट द रिसोर्सेज बाय। इसको किस चीज से आप जो है वो लोकेट करते हैं? यूआरएल के थ्रू। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, ये होता क्या है? जैसे आपका स्ट्रीट एड्रेस होता है ना, स्ट्रीट एड्रेस, उसी तरह से जो है वो ये आपका यूआरएल भी होता है। जैसे www.google.com, मैं कहता हूँ www.google.com। ये क्या है? ये एक यूआरएल है। तो इसके जरिए आप क्या करेंगे? आप गूगल की वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। सही है, बिल्कुल ये उसी तरह होता है जैसे किसी की गली का एड्रेस है, किसी के घर का एड्रेस है, और वहां पे उसके जरिए उस एड्रेस को जो है वो इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं? वहां पहुंच जाते हैं। इसी तरह इस एड्रेस को यूज करते हुए आप उस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि वेब पेजेस बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है? तो ये क्या है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसीलिए आप नेट से कोई भी डाटा जो है वो डाउनलोड करते हैं ना, तो HTML फॉर्मेट के अंदर होता है। आप उसको वर्ड के ऊपर जो है वो सेव करते हैं, वो
वो जो है उसकी फॉर्मेटिंग ही कुछ और होती है, तो आपसे काबू ही नहीं आ रहा होता। अब तो खैर एआई आ गया, उसके एआई के जरिए बच्चों ने असाइनमेंट्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले जो है वो बड़े मसले मसाइल थे। अच्छा, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो हम मैथ्स के साथ साथ पढ़ेंगे। मैथ्स जो है वो आजकल हमारा चल रहा है, तो वो हम पैरेलल उसको लेके चल रहे हैं। इसके साथ ही जो है वो, क्योंकि मैथ्स के जो है वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है, अगर हम उसकी तरफ चले गए तो सिर्फ मैथ ही होना है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद है जी हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश में आप देखें, एनोनिम ऑफ रेजोल्यूट। अच्छा भी रेजोल्यूट क्या होता है? रेजोल्यूट होता है किसी डिटर्मिनेशन को कहते हैं, ठीक है। रेजोल्यूट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फर्म डिटर्मिनेशन। तो इसका जो सैनोनिम है वो क्या होगा? फर्म। फर्म का मतलब भी ये डिटर्मिन होता है, रेजोल्यूट का मतलब भी क्या होता है? डिटर्मिन्ड होता है, क्या? डिटर्मिन्ड। उसके बाद है एनोनिम, एंटोनिम ऑफ, एंटोनिम जो है किसका? अर्ज का। अर्ज क्या है? अच्छा भाई, अर्ज और डिसुएड ये दोनों एक दूसरे के जो है वो उलट है। अर्ज का मतलब होता है अर्ज को काम पर मजबूर करना, ठीक है। अर्ज है किसी शख्स को किसी काम पर मजबूर करना। और डिसुएड क्या है? डिसुएड का मतलब है किसी शख्स को किसी काम से रोकना, किसको काम से रोकना। इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक दूसरे के परफेक्ट एंटोनिम है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि सक्सेस कंसिस्ट ऑनेस्टी एंड स्टेडफास्टनेस। सक्सेस जो है वो कंसिस्ट, ये कंसिस्ट ऑफ है, कंसिस्ट इन है, क्या आएगा इसमें? अब ये देख, तो सक्सेस कंसिस्ट, अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पर अब आप ये देखें, गौर करें जरा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑनेस्टी एंड स्टेडफास्ट, जहाँ पे किसी चीज के पार्ट्स की बात हो रही होती है वहां पे आप लगाएंगे ऑफ, ठीक है। जैसे हम कहते हैं दिस टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स, ये टीम जो है वो 11 प्लेयर्स पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी एंड स्ट्रीट फास्टनेस जो है ये क्या है? ये इसकी क्वालिटीज हैं, ये इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं है। क्वालिटीज आप इसको कह सकते हैं, ये इसके फीचर्स कह सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे जब इसकी बात हो रही होती है फिर आप कंसिस्ट ऑफ नहीं लगाएंगे बल्कि कंसिस्ट इन करेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी जबर इंग्लिश का जो है वो बड़ा जबरदस्त ये प्रपोजिशन है। कंसिस्ट के साथ ऑफ भी आता है, इन भी आता है। मोस्टली जो है वो हम ऑफ यूज कर रहे होते हैं, बट सम एक्सेप्शनल केसेस के अंदर हम लोग जो है वो इन भी इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है कंप्लीट द एनालॉजी पेयर विद सुटेबल ऑप्शंस। हार्ट का काम है पंप करना, तो स्टमक लिवर नहीं, ब्रेन का डाइजेशन नहीं, गलत है। गन का शूट, यस। हार्ट का काम पंप करना, गन का काम शूट करना। ये जो है ये क्लियर एनालॉजी है इनके दरमियान में। एनालॉजी का क्या मतलब होता है? सिमिलैरिटी, एक जैसी, यानी दोनों के दरमियान जो है वो क्या है? एक जैसा रिलेशन। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा उर्दू का पोर्शन है, इसको देख लेते हैं। उर्दू पोर्शन में क्या है हमारे पास? वो कहता है, पहला क्वेश्चन ये है, नानी याद आ जाना। बच्चों, नानी याद आ जाना को जो है ना वो अक्सर बच्चे क्या करते हैं? गलत लिख के आ जाते हैं। वो कहते हैं बुरे दिन याद आना, हालांकि ये गलत है। ये है खुशहाली के दिन याद आना, मुसीबत में खुशहाली के दिन याद आना। जब भी आपको मुसीबत आती है ना, आपको अच्छे दिन जरूर याद आएंगे। आप ये कहेंगे कि नहीं यार, वो दिन अच्छे थे जब मैं बड़ा बेशुक्रा नशुक्रा बना हुआ था, तो वो वाले दिन अच्छे थे, अब तो मैं बड़े परेशान हूँ, ठीक है। तो नानी याद आ जाना का मतलब क्या है? मुसीबत में खुशहाली के दिन याद आना। इसके बाद है काफूर हो जाना। काफूर होना क्या है? किसी चीज का गायब हो जाना, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि जैसे ही उसको पुलिस के डंडे पड़े, उसका नशा काफूर हो गया। पुलिस ने जैसे ही उसकी पिटाई शुरू की, उसका नशा काफूर हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास 48 क्वेश्चन। ये है अली अखबार पढ़ता है। ये क्या है जी? अली अखबार पढ़ता है। तो उसने कहा है कि इसमें मफूल क्या है? फेल, फाइल और अब देखें इसमें अली क्या है? अली क्या है? अली हमारे पास है फाइल, काम करने वाला, ठीक है। और पढ़ता क्या है? ये फेल है, फेल जो काम हो रहा है। और अखबार क्या है? जिस पे काम हो रहा है, ये है मफूल, ठीक है। फाइल, फेल और फाइल वो जो काम कर रहा है, फेल वो जो काम हो रहा है। यानी फाइल का मतलब होता है सब्जेक्ट इंग्लिश में, अगर आप देखें। फेल का मतलब होता है वर्ब अगर आप इंग्लिश में। मफूल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, जिस चीज पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई, जैसे अब एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि वो खत लिखता है, इसमें अब मफूल का आपको समझ में आ गया? मफूल क्या है इसमें? इसमें मफूल उसने पूछा ना, वो क्या है जी? हमारे पास अखबार है। अच्छा, एक और सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49। बाय नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कहता है इसमें इमदादी फेल बताएं क्या? जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे उर्दू के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद होते हैं। ये जो है ना, मताए कारवा जाता, जाता जो है वो तो मेन आपका वर्ब है, लेकिन ये रहा जो है ये क्या है? दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब। इसकी मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ कि उससे आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगी। जैसे वो खत लिखता है, ठीक है। अब लिखता जो है वो क्या चीज है? ये तो मेन वर्ब हो गया ना, ये मेन जो है वो फेल हो गया, या जिसको आप वर्ब कहते हैं। है क्या चीज है? है जो है वो आपका इमदादी फेल है, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या है? हेल्पिंग वर्ब या फिर इमदादी फेल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। कहता विच मुस्लिम स्पाई इंटेलिजेंस गैदरिंग ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रेंच। बैटल ऑफ ट्रेंच के दौरान में कौन सा मुस्लिम स्पाई था जिसने क्या किया था? मुसलमानों को इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी।
तो ये हुज़ैफा बिन यमान थे। अब ये जो बैटल ऑफ ट्रेंच है, ये क्या, बैटल ऑफ ट्रेंच जो है ना, ये गज़वा अहज़ाब को कहते हैं, गज़वा अहज़ाब, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, अहज़ाब। अच्छा, अहज़ाब ही क्यों कहते हैं इसको? अब जो हिज़्ब है ना, वर्ड हिज़्ब, जैसे हिज़्बुल्लाह है, अलग अलग ही फौज, ठीक है, तो हिज़्ब का मतलब होता है फौज, ठीक है। तो अहज़ाब का मतलब क्या है? अफवाज, ठीक है, एक से ज्यादा अफवाह। अब जब आप इसको इसको दोबारा सुनेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो आपने ये चीजें जो है वो लिखते चले जाना है। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है ना वो गज़वा अहज़ाब से रिलेटेड बता देता हूँ। ये ग्रुप ऑफ आर्मीज को कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से थे जी? इसमें आर्मी जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ी, वो कौन कौन सी थी? बनु नुज़ैर था इसके, उसके बाद बनु कुरैजा था, और इसके अलावा कौन था? बनु गतफान था, बनु गतफान, ठीक है। ये तीन, मेनली ये तीन कबीले थे जिन्होंने मिलकर मुसलमानों के ऊपर जो है वो हमला करने का फैसला किया था। अच्छा, अभी इसमें साल कौन सा था? ईयर, ये था 5 हिजरी का साल। ये भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि इस जंग का जो है वो साल कौन सा। इसी तरह से कुफार की तादाद क्या थी? बच्चों, कुफार थे 10,000, और मुसलमान मुसलमान टोटल थे जिसमें 3,000। इसी तरह से अच्छा, एक सवाल इसमें ये भी पूछा जाता है कि इसमें वाहिद खातून कौन सी थी? कौन सी वाहिद खातून थी कि जिन्होंने इस गज़वा अहज़ाब में या इस गज़वा खंदक में जो है वो हिस्सा लिया? वो हजरत रफीरा रजी अल्लाह तआला, हजरत रफीरा, RFEE, ठीक है। ये मैं इसको रेस कर रहा हूँ ताकि मैं मजीद कुछ चीजें और यहाँ पे लिख जी। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा भाई, खंदक का मशवरा किसने दिया था? खंदक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रेंच, या इसको कहते हैं डिग, या इसको कहते हैं उर्दू में खंदक। ये आमतौर पे जो है ना फारसियों का तरीका था, ये पर्शियन एम्पायर का तरीका था। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दोनों साइड पे आमने सामने जो है वो फौज खड़ी है इधर, ठीक है। तो ये जो फौज है, एक फौज क्या करती है अपने आप को बचाने के लिए ना, दरमियान में बहुत बड़ा गड़ा जो है वो खोद लेती है। तो इस तरह से जो है वो क्या करती, बल्कि एक तरफ नहीं, दो दो तीन तीन तरफ जो है वो इस तरह से गड़ा जो है वो खोद लिया जाता था। उसका फायदा क्या होता था? उसका फायदा ये होता था कि वो फौज इनको क्रॉस नहीं कर पाती थी। आमतौर पर ये उस वक्त होता था जब दूसरी फौज जो है वो तादाद में बहुत बड़ी होती थी। अब आप देखिए कि दरमियान में फर्क कितना बड़ा है, कि मुसलमानों की जो फौज है वो 3,000 थी और उनकी फौज जो है वो 10,000 थी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए फिर क्या किया गया था कि खंदक खोदी गई थी। ये खंदक जो है वो इस तरह से होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये खंदक का मशवरा किसने दिया था? हजरत सलमान फारसी, जिनका ताल्लुक फारिस से था। फारिस यानी कि ईरान, पर्शियन थे ये रजी अल्लाह तआला। और ये जो खंदक है, ये खोदने में कितना टाइम लगा? 20 दिन। कहाँ पे खोदी गई? शाम के बॉर्डर पे, ठीक है। ये शाम वाली जो साइड बनती है वहां पे। अच्छा, इसके बाद है कि इसमें कितने मुसलमानों ने हिस्सा लिया? 3,000 क्या जी मुसलमान जो है, मुसलमान इसमें शरीक हुए। यानी 3,000 मुसलमान, यानी 3,000 का ही लश्कर था, और सबके सब इसमें शामिल थे। इवन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद भी जो है इसको खंदक को खोदने में अपना हिस्सा ले रहे थे पूरा पूरा। इसके बाद देखें जी, मुसलमान कितने शहीद हुए? ये सवाल पूछा जाता है। शहीद कितने हुए? मुसलमान 6 शहीद हुए और कुफार मारे गए। कुछ जगहों पे, कुछ रिवायात में आपको 8 मिलेगा, कुछ पे 10, ठीक है, लेकिन यही है, इसके अलावा नहीं है। मुहासरा कितने दिन तक रहा? बिसीज 30 दिनों तक जो है वो उन्होंने मुहासरा किए रखा। और उसके अलावा वहां पे शदीद किस्म की जो है वो बारिश आई और उनके कदम उखड़ गए, आपस में उनकी लड़ाइयां शुरू हो गई, और आखिरकार वो वहां पे भाग गए। अच्छा, इस जंग के दौरान मदीना का इंचार्ज कौन था? मदीना का इंचार्ज कौन था? हजरत अब्दुल्ला बिन मखतूम, हजरत अब्दुल्ला बिन मखतूम रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक पर कब तशरीफ लेके गए? 8 ज़िकत, यानी 8 ज़िकत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक पर तशरीफ। खवातीन की हिफाजत के लिए, ठीक है, फीमेल्स की प्रोटेक्शन के लिए किसको जो है वो जिम्मेदारी दी गई? ये सवाल भी आ चुका है। फीमेल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल के लिए हजरत हसान बिन साबित, हजरत हसान रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका पूरा नाम है हजरत हसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनको इनकी इनके बारे में एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक किसको दी थी? वो भी हजरत हसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु को ही, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि ये जो खंदक है, ये एक कोई शख्स था ऐसा कुफार में से जिसने ये खंदक पार कर ली थी, ठीक है, हु क्रॉस। ये बहुत बड़ा जो है वो जंगजू था। इसका नाम था अमर बिन अब्दूद, अमर बिन अब्दूद। इसने जो है क्या किया था? ये खंदक पार कर ली थी। ये भी सवाल बहुत दफा पूछा है। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो है वो मुसलमानों की मदद कैसे की थी? तूफान के जरिए और बारिश के जरिए, ठीक है, रेन और स्टॉर्म के जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जो है वो गैबी इमदाद फरमाई, और इस तरह से मुसलमान जो है उनको अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया इस जंग। अच्छा, अगला सवाल जो है वो आता है आपके पास, टेन्योर ऑफ हजरत अली एज कैलिफेट बिफोर द मार्टाइडम। मार्टाइडम से पहले, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत से पहले कितना दौर था? तो ये था जी 4 साल और तकरीबन 9 महीने। कई जगह पे आपको 5 साल भी मिलेगा, कई जगह पे जो है वो 6, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो 4 साल 9 महीने। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए, आमतौर पर एग्जैक्ट नहीं पूछते,
टेंटेटिवली जो है वो पूछ लिया जाता है, तो वो जो है वो 5 साल भी कई जगह पे जो है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हजरत अली से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे सवालात आप लोगों से पूछे जाते हैं कि उनका टाइम पीरियड क्या था। 35 हिजरी से लेके ये 40 हिजरी तक का टाइम पीरियड बनता है। इसी तरह अगर एडी में देखें तो 656 से 661 एडी बनता है ये, ठीक है। एडी जो है वो एनी डोमिनी ईसवी साल को कहते हैं। एडी मीन साल, एडी मतलब ईसवी साल, यानी ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद जो है ना ये साल शुरू हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद पहला साल जो था वो 1 एडी था, फिर 2 एडी, 3 एडी, इस तरह से आगे ये चलता आया है। कबीला क्या था हजरत अली का? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबीला था। अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो हजरत अली से रिलेटेड आ रही है, आप ज़हन में रखिए। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबीला, ट्राइब क्या था? बनु हाशिम, यानी वही कबीला जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इसी तरह से आपके फादर का नाम क्या था? अबू तालिब। इसी तरह से वालदा का नाम, मदर का नाम, ये ज्यादा पूछा, फातिमा बिनते असद। अच्छा, और क्या सवाल आप लोगों से पूछा जाता है कि ही वॉज बॉर्न इन काबा। बॉर्न इन काबा, बॉर्न इन काबा की वजह से इनको मौलूद काबा भी कहा जाता है, मौलूद काबा। इसी तरह से कुनियत क्या थी? कुनियत, कुनियत क्या? इनको अबू तुराब और अबुल हसन कहा जाता था। कुनियत आमतौर पर किसी रिश्ते की वजह से होती है, ठीक है, किसी रिश्ते की वजह से। अबू तुराब या फिर अबुल हसन। अबू तुराब का मतलब है मट्टी का बेटा, मट्टी का बाप, सॉरी मट्टी का बाप। मट्टी का बाप का मतलब क्या है? एक दफा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली जो है वो एक गजवा पर तशरीफ लेके गए, तो वहां पे हजरत अली जमीन पे सर रख के सो रहे थे उस गजवा के बाद। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया गया अबू तुराब उठ जा। तो उस वक्त के बाद से यानी कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को मट्टी जो है वो बहुत पसंद थी, यानी बड़े डाउन टू अर्थ थे। तो इस वजह से जो है वो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तुराब कहकर पुकारा। तो इस तरह इनकी ये कुनियत भी बन गई। इसी तरह से अबुल हसन, यानी कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद थे, इस निस्बत से भी जो आपको अबुल हसन भी कहा जाता है, ठीक है। और इनको जो है नकीब इस्लाम भी कहा जाता है। नकीब इस्लाम, नकीब इस्लाम, नकीब होता है पाइनियर। जैसे जैसे कोई भी महफिल होती है ना, तो उसमें एक शख्स कंपेयरिंग कर रहा होता है, उसको कहते हैं नकाबत कर रहा है। ये क्या कर रहा है? नकाबत। नकाबत का मतलब होता है किसी चीज का आगाज करना, स्टार्ट करना, ठीक है। तो नकीब इस्लाम का मतलब यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाने वाले जो इब्तदाई लोग थे, उनमें से जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, इसलिए इनको नकीब इस्लाम भी कहा गया। इसके अलावा उनका लकब क्या था? कायमुल लैल भी था, कायमुल लैल, ठीक है। कायमुल लैल का मतलब है रात को कयाम करने वाला, कायमुल लैल। और साइमुन नहार भी थे, साइमुन नहार। साइमुन नहार का क्या मतलब है? दिन में रोजा रखने का। साइम सोम से निकला है, साइम रोजे रखने वाले दिनों। उसके बाद है जी आपका एक लकब था असदुल्लाह, असद अल्लाह, ठीक है। असदुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह ताला का शेर। तो चूंकि आप बहुत ज्यादा बहादुर थे, बहुत जबरदस्त किस्म के जंगजू थे, इसलिए जो है वो आपको असदुल्लाह भी कहा गया। इसके अलावा डोर ऑफ नॉलेज भी कहा गया, डोर ऑफ नॉलेज। इनकी वालदा ने इनका क्या नाम रखा था? नेम फ्रॉम मदर, मदर गेव नेम। वालदा की तरफ से ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि इनको नाम रखा गया था हैदर का। अच्छा, इनका जो निकाह है वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, कब हुआ जी? 2 हिजरी के, 2 हिजरी। जब मैं हिजरी लिखता हूँ तो इसका मतलब भी हिजरी होता है, और जब मैं एएच लिखता हूँ बच्चों, इसका मतलब भी जो है वो आफ्टर हिजरा होता है। इसका मतलब दोनों का सेम है, एएच या हिजरी, दोनों का मतलब जो है वो सेम है। कुछ जगह नोट्स में आपको हिजरी मिलेगा, कुछ जगह पे एएच मिलेगा, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। तो ये है जी कुछ इन्फॉर्मेशन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, ठीक है। और आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर कर सकूं, जो कि इसमें आप लोगों से पूछी जा सकती है। मैरिजेस जो हैं वो कितनी थी? 9 मैरिज। लेकिन जब तक हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हयात रही हैं, तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरी शादी नहीं। अच्छा, इनके पास एक और भी जो है वो एजाज है, वो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था, ठीक है। गुस्ल टू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो कि चार्जिंग भी बहुत ज्यादा कम हो रही है, चलो बस यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। अच्छा जी, आगे आखिरी हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस रह गए हैं। विच क्लैन अपोज बनु हाशिम एंड हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज यूथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब नौजवानी में थे, तो कौन सा ऐसा कबीला था कि जो कि बनु हाशिम को अपोज करता था? ये बनु मखजूम था। ये बनु हाशिम के खिलाफ थे। और इसी तरह से बनु अब्द शम्स भी था, सिर्फ ये एक नहीं था, एक और था बनु अब्द शम्स, ABD है ये बनु अब्द शम्स जो है ना, ये मैं उर्दू में लिख देता हूँ, अब्द शम्स। इसको कौन लीड करता था? अबू सुफियान, यानी बनु उमैया। ये जो बनु मखजूम था, इसको कौन लीड करता था? अबू जहल, यानी अमर बिन हशाम। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी विच मेजर इवेंट डिड अबू बकर फेस एट द स्टार्ट ऑफ दिस कैलिफेट।
स्टार्ट ऑफ कैलिफेट में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कौन सा मेजर इवेंट फेस करना पड़ा? तो वो थी अपोस्टेसी मूवमेंट। ठीक है, फेक प्रॉफिट्स की जो मूवमेंट थी, वो फेक प्रॉफिट्स जो है वो इतना बड़ा और जबरदस्त टॉपिक है कि इसके ऊपर जो है वो कई लेक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक तो टाइम खत्म हो गया और दूसरा ये है कि मेरे लैपटॉप की चार्जिंग जो है वो लाइट भी ऑफ है, तो इसके साथ ही जो है स्पेंड करते हैं इंशाल्लाह। अगर आगे जो है वो कहीं पे ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आई ट्राई कि मैं इसको जो है वो सारे जो फेक प्रॉफिट्स हैं उसको इसमें कवर करूं। उसमें सजा है, उसमें असवद अंसी है, उसमें और बाकी जो फेक प्रॉफिट्स हैं उस जमाने के, क्योंकि उस जमाने का जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की अगर आप बात करें तो उसका सबसे बड़ा थैंक यू भाई, तो उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज था उस दौर का वो यही फेक प्रॉफिट्स थे। ठीक है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई, दुनिया से रुखसत हुए, तो ये फेक प्रॉफिट जो है वो सारे के सारे निकल के आ गए सामने, और आके इन्होंने जो हर किसी ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों की नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। सर। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इन चीज़ों को जितना भी, वैसे जो है नहीं, ये बड़ा बड़ा ड्राई किस्म के होते हैं पास पेपर, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इनको जितना भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। तो उम्मीद है कि मैं इस अपनी कोशिश में किसी न किसी हद तक जरूर कामयाब हुआऊंगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो हमारे से इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।